गुरुग्राम में पिछले 5 सालों में प्रॉपर्टी प्राइसेस लगभग 160% तक जंप कर चुके हैं। सिर्फ पिछले 2 सालों की अगर मैं बात करूं तो प्राइसेस में 67% से ज्यादा एप्रिसिएशन हुई है। सवाल, रियल क्वेश्चन क्या है कि ये सस्टेनेबल है भी या सिर्फ ये एक दिखावटी चमक है? इसी गुरुग्राम और नोएडा में रीसेल की मार्केट ये ऑलमोस्ट फ्रोजन है। जो लोग 2021-22 में इन्वेस्टर बनकर इस मार्केट में घुसे थे, आज एग्जिट ढूंढते फिर रहे हैं। ये सेक्टर सिर्फ घर बेचने तक लिमिटेड नहीं है। एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट साइकिल और कंजम्पशन सबको पुल कर रहा है। 2021 में इसका मार्केट साइज लगभग $200 बिलियन था। अनुमान के मुताबिक ये सेक्टर 2030 तक $1 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। और सिर्फ साइज ही नहीं, आज के टाइम पर इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर जीडीपी का लगभग 7 to 9% कंट्रीब्यूट करता है, जो 2030 तक 13 से 15% तक जा सकता है। प्रॉपर्टी डीलर्स की कॉल्स उठाई जा रही हैं, साइट्स के ऊपर विजिट भी हो रही हैं, पर फाइनल डील करने के लिए चेक के ऊपर साइन नहीं हो रहे। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक अनकंफर्टेबल सच के साथ कर रहा हूं। एक ऐसा सच जो एनसीआर की रियल एस्टेट मार्केट के बारे में आपकी जो परसेप्शन है उसको शायद पूरी तरह से हिला कर रख दे। नोएडा और गुरुग्राम जैसे वो सिटीज जहां पर हाल ही के सालों में हमें रियल एस्टेट सेक्टर में एक सॉलिड बूम देखने को मिला था, आज वहां हालत ऐसी हो गई है कि इन शहरों में रीसेल मार्केट में बायर्स ही गायब हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स की कॉल्स उठाई जा रही हैं, साइट्स के ऊपर विजिट भी हो रही हैं, पर फाइनल डील करने के लिए चेक के ऊपर साइन नहीं हो रहे। और ऊपर से विडंबना देखिए कि इन शहरों में जो प्रीमियम लग्जरी फ्लोर्स में रहने वाले लोग हैं, उन बेचारों को प्रीमियम पॉल्यूशन की सजा भी अलग से भोगनी पड़ रही है। हाई राइज लग्जरी, हाई टिकट प्राइसिंग और नीचे रोड्स के ऊपर सेम पुराना एनसीआर की गंदगी वाला केओस। ये कॉन्ट्रास्ट ही आज के इंडियन रियल एस्टेट मार्केट के मूड को बहुत एग्जेम्पलीफाई कर रहा है, उसके बारे में एक रोशनी डाल रहा है। अब इस रियल एस्टेट की रियलिटी को और क्लियर करने के लिए थोड़ा डाटा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नंबर्स थोड़े से अलार्मिंग हैं। गुरुग्राम में पिछले 5 सालों में प्रॉपर्टी प्राइसेस लगभग 160% तक जंप कर चुके हैं। सिर्फ पिछले 2 सालों की अगर मैं बात करूं तो प्राइसेस में 67% से ज्यादा एप्रिसिएशन हुई है। 2023 के सेकेंड क्वार्टर में एवरेज रेट था करीब 9,700 रुपए पर स्क्वायर फीट, जो 2025 के सेम क्वार्टर में बढ़कर 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से भी ज्यादा पहुंच चुका है। द्वारका एक्सप्रेसवे और गोल्फ कोर्स रोड, इसके जैसे कॉरिडोर्स इस स्पाइक का एपिसेंटर बन चुके हैं। और हाँ, आपको डीएलएफ कैमिलियस का एग्जाम्पल तो याद ही होगा। ये वही प्रोजेक्ट है जहां एक फ्लैट की कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। आलम यह है दोस्तों कि लग्जरी फ्लैट लॉन्च के दिन ही सोल्ड आउट हो जाते हैं। अब ये जादू कैसे होता है ये तो भाई भगवान जाने, लेकिन कुछ ही दिन बाद इन अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स के प्राइसेस में रिवीजन होती है, जिससे इन्वेस्टर को 2-3 महीने के बाद ही रीसेल पर एक प्रीमियम की चमक नजर आना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में हम सबके सामने एक सवाल है कि ये सब कैसे हो रहा है, बट एक्चुअली सवाल, रियल क्वेश्चन क्या है कि ये सस्टेनेबल है भी या सिर्फ ये एक दिखावटी चमक है? हालांकि इस ग्रोथ के पीछे रीजन काफी क्लियर है। लिमिटेड लग्जरी सप्लाई, हेवी एनआरआई इंटरेस्ट और ब्रांडेड डेवलपर्स। ओवरऑल दिल्ली एनसीआर 2025 में भी टॉप परफॉर्मिंग रीजन्स में रहा। गुरुग्राम में अराउंड 12% और नोएडा के अंदर 10% ईयर ऑन ईयर प्राइस एप्रिसिएशन हमें देखने को मिली। और एनसीआर का कंट्रीब्यूशन टॉप 7 सिटीज के ओवरऑल ग्रोथ में भी काफी इंप्रेसिव और डोमिनेंट रहा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक साइड है। कैमरे का जो दूसरा एंगल है ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग सकता है, क्योंकि इसी एनसीआर में, इसी गुरुग्राम और नोएडा में रीसेल की मार्केट ये ऑलमोस्ट फ्रोजन है। जो लोग 2021-22 में इन्वेस्टर बनकर इस मार्केट में घुसे थे, आज एग्जिट ढूंढते फिर रहे हैं। बायर्स क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि हम रीसेल में क्यों ले, इससे अच्छा नया लॉन्च में ही देख लेंगे प्रॉपर्टी को। और जब सेकेंडरी मार्केट में दोस्तों लिक्विडिटी खत्म होती है, तब एक बबल अगर ना भी बने, डिस्कंफर्ट जरूर पैदा होता है। अब इसी चीज की थोड़ी सी मैक्रो पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं। 2025 के शुरुआती क्वार्टर्स तक टॉप 7 सिटीज में अनसोल्ड इन्वेंट्री 5.5 लाख यूनिट्स के आसपास घूम रही थी। सिर्फ दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो इसमें 80,000 से ज्यादा यूनिट्स अनसोल्ड थे। लग्जरी सेगमेंट में अनसोल्ड स्टॉक का जंप और भी ज्यादा शार्प था। क्रेडाई के मुताबिक 2025 के फर्स्ट हाफ में लॉन्चेस और सेल्स दोनों में रफली 5% के आसपास स्लिप आया। मतलब डिमांड खत्म तो नहीं हुई, लेकिन मोमेंटम एज यू कैन क्लियरली सी ये काफी ज्यादा स्लो हो गया। सोशो इकोनॉमिक एंगल से अगर आप देखें तो ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हजारों फैमिलीज के सपनों का सवाल है, उनकी एस्पिरेशंस का सवाल है। जब एक डेवलपर डिफॉल्ट करता है
तो बायर का घर का सपना टूट जाता है और मार्केट में ट्रस्ट की भी एक कमी बढ़ जाती है। क्या अब घर सस्ते होने वाले हैं? क्या प्रॉपर्टी के प्राइस बिल्कुल नीचे गिरने वाले हैं? ये सवाल हर इन्वेस्टर के मन में घूमता रहता है, स्पेशली जब 2025 के फर्स्ट हाफ में सेल्स में भी 1.75% की एक ड्रॉप देखी गई। ये डर एकदम जायज है दोस्तों। जैसे हम यूपीएससी के केस स्टडी में नहीं देखते कि जहां इकोनॉमी के मैक्रो ट्रेंड्स हम सबकी जिंदगी के माइक्रो एस्पेक्ट्स को भी इफेक्ट करती है, ठीक उसी प्रकार इंटरेस्ट रेट्स की अगर हम बात करें तो ईएमआई की कहानी भी इस साल काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग रही। साल का ज्यादातर हिस्सा रेपो रेट टाइट रहा, जिसका असर आपको भी पता है कि ईएमआई के ऊपर पड़ता है। अब मिडिल क्लास बायर जो 2020-21 में ईएमआई के मामले में काफी कंफर्टेबल था, 2024-2025 में थोड़ा सा डिफेंसिव हो गया। पिछले एक साल में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट हेडलाइन लेवल पर तो काफी स्टेबल दिख रहा था, पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो टीयर 1 सिटीज में है, ये जब डबल डिजिट जोन में आ जाता है तो कॉन्फिडेंस को हिट करना स्टार्ट कर देता है। आफ्टर ऑल लोगों के पास नौकरियां होंगी तभी तो वो रीसेल मार्केट में फ्लैट्स परचेज करेंगे। इसलिए आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम का डायरेक्ट इफेक्ट हाउसिंग डिमांड पर भी पड़ता है और ये एक रियलिटी है। इस सबके बीच रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो 2016 से ट्रांसपेरेंसी का हमारा रक्षक था, 2025 में डिलेज ने उसकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर दिया। पुणे जैसे शहरों में एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस पेंडिंग होने से न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च ही नहीं हो पा रहे और पुराने प्रोजेक्ट्स में डिलीवरी डेट्स ये बार बार स्लिप होती जा रही हैं और बायर्स वेट करते करते फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में ओवर लिवरेज डेवलपर्स का इशू भी इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लार्ज लिस्टेड प्लेयर्स के पास भी लॉन्च बट अनसोल्ड इन्वेंट्री हजारों करोड़ में है। फॉर एग्जाम्पल गोदरेज प्रॉपर्टीज की अगर मैं आपको बात करूं तो इनके पास 21,000 करोड़ रुपए की अनसोल्ड इन्वेंट्री है। डीएलएफ के पास 22,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लॉन्च्ड बट अनसोल्ड है। शोभा के पास 13,000 करोड़ रुपए की अनसोल्ड इन्वेंट्री है। ये सब इसी ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर के Q2 तक के फिगर्स हैं, जो कि क्रिसल रिपोर्ट में भी साफ देखी जा सकती है। मुंबई, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, इन टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में ये डेट बॉम्ब, ये कर्जे का बॉम्ब टिक टिक कर रहा है, जहां डेवलपर्स ने प्री सेल्स पर ज्यादा डिपेंड किया और अब कैश फ्लो एकदम टाइट हो चुका है। हालांकि अभी ये एक कोलैप्स का सिग्नल तो नहीं है, बट वार्निंग जरूर है। अब दोस्तों, बिजनेस में कैश फ्लो टाइट होता है तो मार्केटिंग एग्रेसिव होती है, और एग्रेसिव मार्केटिंग का क्या मतलब है कि नेचुरल डिमांड उतनी स्मूथ बिल्कुल भी नहीं है। यहीं पर वो सवाल उभरता है जो हर फैमिली, हर इन्वेस्टर पूछ रहा है, क्या अब हमारे होम ओनर्स बनने के सपने सस्ते में बिकेंगे? क्या रियल एस्टेट की जो पार्टी थी ये खत्म हो चुकी है? क्योंकि 2025 के फर्स्ट हाफ से मार्केट में एक अजीब सी सुस्ती दिख रही है, मानो जैसे डीजे ने म्यूजिक एकदम स्लो कर लिया हो। डांस फ्लोर भरा तो है पर एनर्जी एकदम मिसिंग है। बट वेट, ये स्टोरी का एंड नहीं है। जैसे न्यूज समरीज में होता है कि पहले बैड न्यूज और उसके बाद एक ट्विस्ट आपको देखने को मिलता है, ऐसे में अगर आप मेरी अभी तक की गई बातें सुनकर चले गए हैं तो आपको पिक्चर काफी अधूरी लगेगी। क्योंकि रियल एस्टेट कभी कोई स्पीड मार्केट नहीं होता। जो हो रहा है वो ये है कि मार्केट फिल्टर हो रही है। यूं कहिए कि रियल एस्टेट सेक्टर का स्पेक्युलेटिव फ्रॉथ धीरे धीरे निकल रहा है और जेन्युइन एंड यूजर ड्रिवन सेगमेंट्स ज्यादा विजिबल हो रहे हैं। अफोर्डेबल और मिडिल इनकम हाउसिंग में डिमांड अभी भी जिंदा है, स्पेशली टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में। रियल एस्टेट की कंप्लीट पिक्चर समझने के लिए इन शहरों को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इन शहरों में डिमांड को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट और मैसिव है। अगर हम 2025-26 के बजट की बात करें तो उसमें 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड एलोकेट हुआ है, जिसका ऑब्जेक्टिव है इन सिटीज को रीडेवलप करना और इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा लीड की जाने वाली ग्रोथ को इंश्योर करना। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के अंदर 10 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट प्लान है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी की बात करें तो 2025 में अकेले इसी ने 35 लाख अफोर्डेबल होम्स को टारगेट किया है, जो 70,000 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करेगी। ये नंबर सिर्फ पेपर अनाउंसमेंट्स नहीं है दोस्तों, ये पाइपलाइन डिमांड क्रिएट करते हैं। लखनऊ, इंदौर, जयपुर, कोयंबटूर जैसे सिटीज में प्लॉटेड डेवलपमेंट्स और लो डेंसिटी प्रोजेक्ट्स पहले से ही ज्यादा ट्रैक्शन ले रहे हैं। स्टडीज के मुताबिक ईडब्ल्यूएस और मिडिल इनकम ग्रुप्स को गवर्नमेंट स्कीम इंटरेस्ट सब्सिडीज भी दे रही है, जिससे फर्स्ट टाइम बायर्स को एक बूस्ट मिल रहा है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में तो जैसे एक्चुअली यू विल फील कि रियल एस्टेट की असली पार्टी अब स्टार्ट हुई है। लखनऊ और इंदौर जैसे शहरों का सर्ज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से बढ़ने वाली डिमांड पुल के इफेक्ट की वजह से है। यह शिफ्ट सीधा सीधा भारत में बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन का रिजल्ट है।
आज की डेट में हमारी 36% पॉपुलेशन अर्बन है, जो 2030 तक 40% हो जाएगी। इसी की वजह से टियर 2 सिटीज जैसे जयपुर, कोयम्बटूर एंड मेनी अदर्स ये रियल एस्टेट के नए हॉटस्पॉट बनने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा किक्कर स्टील एंड सीमेंट कॉस्ट में हमें दिखेगा। सितंबर 2025 में आप जानते हैं कि जीएसटी काउंसिल ने सीमेंट पर रेट जो है उसे 28% से 18% कर दिया है। स्टील पर भी सिमिलर कट्स देखे गए। इस स्टेप की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को 3 to 5% तक कम देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये एक अफोर्डेबल सेगमेंट को रिवाइव करेगा। रूमर्स ये भी हैं कि जीएसटी रैशनलाइजेशन में सरकार और भी बड़े कदम लेने वाली है, जो डेवलपर्स को अपना मार्जिन इंप्रूव करने में और भी ज्यादा मदद करेंगे। मॉनेटरी साइड पर हवाओं ने अपना रुख पूरी तरह से बदल लिया है। जून 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट्स पर कट किया। इसका इमीडिएट इंपैक्ट ईएमआई रिलीफ में देखा गया और मार्केट का सेंटिमेंट भी मानो चेंज होना स्टार्ट हो गया। हाई टिकट बायर्स के लिए ये मार्जिनल लग सकता है, लेकिन मिड सेगमेंट बायर्स के लिए ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर था। इस कट के बाद रजिस्ट्रेशंस और साइट विजिट्स दोनों में एक विजिबल पिकअप रिपोर्ट हुआ। अब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का सबसे क्लियर कट प्रूफ देखो, प्राइवेट कैपिटल। अगर मार्केट में वाकई ही कोई बबल होता तो स्मार्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का पैसा सबसे पहले एग्जिट करता, लेकिन 2025 में एग्जैक्टली इसका उल्टा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडियन रियल एस्टेट में फॉरेन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट $3.1 बिलियन टच कर गई, जो कि लास्ट ईयर के $2.6 बिलियन के मुकाबले एक सिग्निफिकेंट जंप है। 2025 के सेकेंड क्वार्टर में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स 122% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप करके $1.8 बिलियन हो चुकी है। ब्लैकस्टोन, जो ऑलरेडी इंडियन रियल एस्टेट में 3.8 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर चुका है, ओपनली बोल रहा है कि 2030 तक वो 1.7 लाख करोड़ रुपीस और इन्वेस्ट करेगा। इसको दोस्तों ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म बिल्कुल मत समझना, ये इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉन्ग टर्म कन्विक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सच ये है कि इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर कोई छोटा साइक्लिकल बिजनेस नहीं रहा। 2021 में इसका मार्केट साइज लगभग $200 बिलियन था। अनुमान के मुताबिक ये सेक्टर 2030 तक $1 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। और सिर्फ साइज ही नहीं, आज के टाइम पर इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर जीडीपी का लगभग 7 to 9% कंट्रीब्यूट करता है, जो 2030 तक 13 से 15% तक जा सकता है। मतलब जो आज इकोनॉमी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बीम है, वो 5 से 7 सालों में सेंट्रल लोड बियरिंग कॉलम बनने जा रहा है। इस स्केल पर कोई भी सेक्टर सिर्फ स्पेक्युलेटिव डिमांड के भरोसे बिल्कुल नहीं चल सकता। सो ये बात क्लियर है कि ये सेक्टर सिर्फ घर बेचने तक लिमिटेड नहीं है। एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट साइकिल और कंजम्पशन सबको पुल कर रहा है। रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और कमर्शियल रियल एस्टेट का ग्रोथ इस बात का एक सॉलिड प्रूफ है कि डिमांड सिर्फ रेजिडेंशियल पर डिपेंडेंट नहीं है। और अगर आप होराइजन को थोड़ा और लंबा करके देखो तो पिक्चर और भी ज्यादा बोल्ड होगी आपके लिए। प्रोजेक्शंस के मुताबिक 2047 तक भारतीय रियल एस्टेट मार्केट 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर की रेंज में पहुंच सकता है और एग्रेसिव ग्रोथ सिनेरियो में ये 10 ट्रिलियन डॉलर्स को टच कर सकता है, शायद क्रॉस भी कर जाए। अब ये कोई स्पेक्युलेटिव यूट्यूब नंबर्स नहीं है, ये वो प्रोजेक्शंस हैं जिनके बेसिस पर लैंड बैंक्स बाय की जा रहे हैं, राइट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनको एक्सपैंड किया जा रहा है और फॉरेन कैपिटल कमिट हो रही है। लैंड एक्विजिशन डाटा भी इस बात को साफ साफ प्रोजेक्ट कर रही है कि 2025 के पहले हाफ में 2898 एकड़ लैंड डील्स हुई, पूरे 2024 के साल से बहुत ज्यादा। और देखो भैया, डेवलपर्स लैंड तब खरीदते हैं जब उनको अगले 8 से 10 साल की डिमांड दिख रही हो। पैनिक मोड में कोई लैंड नहीं लेता। कमर्शियल और रेंटल साइड भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। 2024 से 25 में ऑफलाइन लीजिंग रिकॉर्ड 89 मिलियन स्क्वायर फीट क्रॉस कर चुकी है। 2025 के पहले हाफ में कोवर्किंग और फ्लेक्स स्पेस 48% ईयर ऑन ईयर ग्रो हो चुके हैं। डेटा सेंटर्स, लॉजिस्टिक पार्क्स, राइट्स अगेन लाइक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये सभी सेगमेंट्स कैपिटल को अट्रैक्ट करते ही जा रहे हैं। इंडिया के राइट्स जुलाई 2025 तक 1 लाख करोड़ रुपए की मार्केट क्रॉस कर चुके हैं और ये हमारी रियल एस्टेट मार्केट की मैच्योरिटी का एक क्लियर कट सिग्नल है। तो जब आप अपने सारे पीसेस को जोड़ेंगे तो कंक्लूजन और ज्यादा क्लियर होगा। पार्टी खत्म नहीं हुई, पार्टी इवॉल्व हो रही है। गर्मा गर्म पैसे से भरा डांस फ्लोर थोड़ा खाली जरूर दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लेयर्स साइलेंटली म्यूजिक को चेंज कर रहे हैं। 2021-22 की सनक का समय अब खत्म हो चुका है और ऑनेस्टली वो अनहेल्दी भी था। 2025 का मार्केट ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, ज्यादा सेगमेंटेड है और ज्यादा डेटा ड्रिवन भी है। और इस सारी डिस्कशन में एक पॉइंट बिल्कुल भी मिस नहीं करना हमने, और वो है
हाउसिंग की शॉर्टेज। इकोनॉमिक टाइम्स हाउसिंग फाइनेंस समिट के मुताबिक इंडिया में हर साल 1000 लोगों पर सिर्फ 3 घर बन पा रहे हैं, जबकि रिक्वायरमेंट 5 घर प्रति 1000 की पॉपुलेशन की है। अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज ऑलरेडी 1 करोड़ यूनिट्स के आसपास है और 2030 तक सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ को एब्जॉर्ब करने के लिए 2.5 करोड़ एडिशनल अफोर्डेबल होम्स हमें बनाने पड़ेंगे। ये गैप ओवरनाइट क्लोज नहीं होता, इसी वजह से लॉन्ग टर्म डिमांड का फ्लोर बना रहता है, चाहे शॉर्ट टर्म साइकिल्स थोड़े ऊपर नीचे क्यों ना होते रहें। तो जब आप नोएडा गुरुग्राम के रीसेल फ्रीज, प्रीमियम पोल्यूशन, अनसोल्ड इन्वेंट्री और ईएमआई स्ट्रेस को देखो तो हाँ, डिस्कंफर्ट तो है, बट मेरे दोस्तों, जब आप लैंड बाइंग, प्राइवेट इक्विटी इनफ्लोज, लीजिंग रिकॉर्ड्स, लग्जरी एब्जॉर्प्शन और हाउसिंग शॉर्टेज को एक साथ रखते हो तो कंक्लूजन और भी क्लियर होती है। तो भैया, क्या रियल एस्टेट की पार्टी ओवर हो गई है? तो जवाब बड़ा सिंपल है, पार्टी खत्म नहीं हुई है, बस समझ लो कि डीजे चेंज हो गया है। म्यूजिक थोड़ा स्लो है, लाइट्स थोड़ी सी ब्राइट हैं और डांस सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जिनको इस नए म्यूजिक के ऊपर डांस करना आता है। तो स्टेप्स आपको थोड़े बदलने पड़ेंगे, बाकी लोग साइडलाइंस पर खड़े होकर सिर्फ शोर मचाते रहेंगे। अगर आपको ऐसी डीप डाइव डेटा ड्रिवन वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक करो, कमेंट में अपनी सिटी का नाम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और खास टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।